आज साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध हिंदी लेखक मोहन राकेश जी की कहानी सुहागिनें। मोहन राकेश जी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य के अग्रणी नाम हैं। तो शुरू करते हैं। कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके होंठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वो मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसको देखते ही आपे से बाहर हो गई। माई, उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रही है? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर तो वो सहमी रही, फिर अपने स्वांग का ध्यान हुआने पर हंस दी। बहन जी माफ़ी दे दें, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कर आया, आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। तनख्वाह में से पैसे काट लेना? मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपये तनख्वाह है और बेगम साहब 6.5 रुपये लिपस्टिक के कटवाएंगी। कमबख्त, रोज़ प्लेटें तोड़ती है, मैं कुछ नहीं कहती। घी आटा चीनी चुरा कर ले जाती है और मैं देख कर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहा नहीं मानती। कमेटी के मेंबर्स अलग मेरी जान खाते हैं कि इसे दफ़ा करो। रोज़ रोज़ अपना रोना लेकर हमारे यहाँ मरती है। मैं फिर भी तरह दे जाती हूँ कि निकाल दिया तो दर बदर मारी मारी ना फिरे, और तू उसका ये बदला लेती है, कमीनी कहीं की। उसने बेंत की कुर्सी को इस तरह अपनी तरफ खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंडे हाथ से मल लिया। काशी चुपचाप रही। 40 की होने को आई, मगर बांकपन की चाह अभी भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई, छिनाल कहीं की। सिर को झटक कर उसने आंखें मूंद लीं। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था, शरीर भी थका था। वो उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाइन का बड़ा राउंड लगा कर आई थी। निकली ये सोचकर थी कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजब भारीपन छा गया। क्वार्टर से आधी मील दूर थी जब सूरज डूब गया था। तब कुछ क्षणों के लिए उसे अपने आप हल्का हल्का सा लगा था। हवा, पेड़ों के हिलते पत्ते और अस्त व्यस्त बिखरे बादलों के टुकड़े, हर चीज़ में एक मादक स्पर्श का अनुभव हुआ था। सड़क पर फैली संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वो साड़ी का पल्ला पीछे को कसकर कई कदम तेज तेज चल गई, मगर टंकी के मोड़ तक पहुँचते पहुँचते सारा उत्साह गायब हो गया। जब स्कूल के गेट के पास पहुंची तो अंदर पैर रखने को भी मन नहीं था, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से धकेल दिया। गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रात को देर तक सड़कों पर अकेली कैसे घूम सकती थी? बुझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ीं तो ये माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। जैसे उसे आशा थी कि उसकी आंखें बंद करने और खोलने के बीच काशी सामने से हट जाएगी। अब खड़ी क्यों हो? उसने डांट कर कहा, जा यहाँ से। काशी के चेहरे पर डांट का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। वो बल्कि पास आकर फर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी दे दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटा के कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुझसे कह दिया है इस वक्त चली जा, मुझे तंग ना कर, कहकर वो खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दूँ? उसने पूछा। घूम कर थक गई होंगी। तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो खाना ले आती हूँ। मनोरमा कुछ ना कहकर मुंह दूसरी तरफ किए खड़ी रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफ़ी दे दो। मनोरमा चुप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द हो तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्ले से पोंछने लगी। तुझसे कह दिया है, जा, मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्ला कर कहा। काशी चोट खाई सी पीछे हट गई। पल भर अवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। वहाँ से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कहे चली गई। जब तक लकड़ी के जीने पर उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती रही, मनोरमा खिड़की के पास खड़ी रही, फिर आकर सिर दबाए बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा इसमें सारा कसूर उसी का है, और कोई हेडमिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकाल कर बाहर करती। वो जितना इसे तरह देती है उतना ही वो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाती थी। उसके बच्चों की भी वो कितनी शैतानियाँ बर्दाश्त करती थी। दिन भर उसके क्वार्टर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते थे। उसने एक बार उन्हें गोलियां ला दी थीं,
तब से उसे देखते ही उसकी साड़ी से चिपट कर गोलियां मांगने लगते थे। उसने कितना चाहा था कि वे साफ रहना सीख जाएं। बड़ी लड़की कुंती की तो चड्डियां भी उसने अपने हाथ से सी के दी थीं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसी तरह गंदे रहते थे और उसी तरह गुलगपड़ा मचाए रखते थे। पिछली बार इंस्पेक्शन के दिन उन्होंने कंपाउंड के फर्श पर कोयले से लकीरें खींच दी थीं, जिससे दूसरी बार सारे कंपाउंड की सफाई करनी पड़ी थी। कई बार वे बाहर से आए अतिथियों के सामने जीभें निकाल देते। वही थी जो ये सब बर्दाश्त किए जाती थी। कुछ देर तक वो छत की तरफ देखती रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। लकड़ी के बरामदे में अपने ही पैरों की आवाज़ से शरीर में कपकपी भर गई। उसने मुडेर के खंभे पर हाथ रख लिया। अहाते में खुली चांदनी फैली थी। ईंटों के फर्श पर सीमेंट की लकीरें एक इंद्रजाल सी लगती थीं। स्कूल के बरामदे में पड़े डेस्क, स्टूल और ब्लैकबोर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे डरावनी सूरतों वाले भूत प्रेत अपने गार के अंदर से बाहर झांक रहे हों। देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था, वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। आमतौर पे 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे। उस समय लग रहा था जैसे उस क्वार्टर में कोई रहता ही न हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर लालटेन जल रही है या नहीं। मनोरमा ने खंभे को और भी अच्छी तरह से थाम लिया, जैसे पास में उसका वही एक आत्मीय हो जिसे वो अपने प्रति सचेत रखना चाहती हो। देवदारों के झुरमुटों में से गुजरती हवा की आवाज़ पास आई और दूर चली गई। कुंती, मनोरमा ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और कुंती अपने में सिमटती सी बाहर निकली। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और भी सिमटती हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ रूखी ना लगे। कुछ भी नहीं, कुंती ने सिर हिलाकर कहा। कुछ तो कर रही होगी। रो रही है। क्यों रो रही है? कुंती चुप रही। मनोरमा भी चुप रहकर नीचे देखने लगी। तुम लोगों ने रोटी नहीं खाई? पल भर रुककर उसने पूछा। रात की बस से बापू को आना है। माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटियां खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल के बाद आज अयोध्या आ रहा है, ये बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग आई थी। उसके बच्चे भी शायद इसलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था। बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा नहीं था और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे, एक मोटी सख्त आवाज़ और तमाचे जड़ने वाले हाथ के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे। उसने कुंती का कंधा थपथपा दिया। कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सिकोड़े नीचे चली गई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार पल्ले से अपनी नाक पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी? मनोरमा ने उसे देखते ही कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसलखाने से हाथ मुँह धोआ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती हुई वहीं खड़ी रही। मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मसलने लगी। अयोध्या आ रहा है आज? उसने पूछा। काशी ने सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी ज़मीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था और उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग लेकर अपने पास रख लेती थी, इसलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वो आप ही वहाँ आए। वह रुपए पैसों के मामले में किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 साल हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी परचून की दुकान डाल रखी थी। काशी को खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं भेजता था। सिर्फ ठेका उठाने के लिए ही पठानकोट से आ रहा है? मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच कुछ और ही रही हो। आधे पैसे तो उसके आने जाने में निकल जाएंगे। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ हो जाएगा और बच्चों से मिल जाएगा। काशी की आवाज़ फिर कुछ भीग गई। फिर उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेबों का 150 कोई नहीं देता।
अजीब आदमी है, मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली। अगर सचमुच तू कुछ पैसे रख भी ले तो क्या है, आखिर तू उसी के बच्चों को पाल रही है। चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे, उसकी जगह वो इस तरह की बातें करता है। बहन जी, मर्द के सामने किसी का बस चलता है? काशी की आवाज़ और भीग गई। तो तू क्यों उससे नहीं कहती कि? कहते कहते मनोरमा ने अपने को रोक लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इसी तरह की बातें पूछती रही थी जो उसे अच्छी नहीं लगी थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे कि बाबूजी जब खुद इतना कमाते हैं तो उससे नौकरी क्यों कराते हैं, कि उनके अभी तक कोई बाल बच्चा क्यों नहीं हुआ, और कि वो इतनी तनख्वाह अपने पास ही रखती हैं या बाबूजी को भी कुछ भेजती हैं। तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमज़ोर सतह उन बातों से छू गई है और उसका मन कई दिनों तक उदास रहा था। रोटी ले आऊं? काशी ने आवाज़ को थोड़ा सहज कर पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने काफ़ी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूँगी, तू जाकर अपने यहाँ का काम पूरा कर ले। अयोध्या अब आने ही वाला होगा, आखिरी बस 9 बजे पहुँच जाती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे का सहारा लिए काफ़ी देर तक खड़ी रही। हवा तेज हो गई थी, उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वो और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घूमा करते थे। उन दोनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज़ हेय है। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो उसके शरीर में एक ज्वार उठाता था और रोया रोया उस ज्वार में बह चलता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। अपने को उसके शरीर में खो देने के बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता तो यह उसे और भी पास कर लेना चाहती थी। वो कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को अपने में लिए देखती और पुलकित हो उठती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। कितनी बार वो सुशील से कहती थी कि वो आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील इसके हक में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि अभी कुछ साल वे एक बच्चे को घर में आने दें। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वो नौकरी छोड़कर बस घर गृहस्थी के लायक ही हो रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की अपनी कीमत थी। वो कम से कम 4-5 साल एहतियात से चलना चाहता था। 1000 चाहने पर भी वो सुशील के सामने हट नहीं कर सकी। मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता। वो जैसे उसकी किलकारियाँ सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लेती। उसका मन होता कि उसे थपथपाए और लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वो जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी न आने से अपना अकेलापन उसके लिए असह्य हो जाता है। कई दिनों से वो सोच रही थी कि सुशील को दूसरी चिट्ठी लिखे, मगर स्वाभिमान उसे इससे रोकता था। क्या सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिखते? हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट कई कई घाटियां पार करती दूर के आकाश में जाकर खो गईं। सामने की पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के 2 दायरे रेंगते आ रहे थे। शायद पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थीं। हवा धक्के दे देकर जैसे गेट का ताला तोड़ देना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। वो अपने को उस समय रोज़ से कहीं ज़्यादा अकेली महसूस कर रही थी। अगली शाम मनोरमा घूमकर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से भन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की 4 दीवारी में रात को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। उसने खास रियायत करके उसे वहाँ ठहरने की इजाज़त दी थी और वो आदमी था कि वहाँ रहकर इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी को पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्कूल की बदनामी है, और स्कूल की बदनामी का मतलब है हेड मिस्ट्रेस की बदनामी। वो तेज़ी से क्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। खट 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 उसके सैंडल लकड़ी के जीने पर आवाज़ कर उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फ़ौरन यहाँ से भेज दे, या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे कि वो सुबह होने तक वहाँ से चला जाए।
बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है, जैसे उनकी माँ को पड़ती मार की चोट उसे भी लग रही हो। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वो लड़की उस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है, उसने अपना गुस्सा दबाकर पूछा। माँ ने कहा था आपको रोटी खिला दूँ। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी जैसे उसे आशंका हो कि बहन जी अभी उसे बाँह से पकड़ लेंगी और पीटने लगेंगी। तू मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डरे हुए भाव से सिर हिला दिया। तुम्हारे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा था उसके लिए कुंती भी कुछ हद तक उत्तरदायी हो। कुंती के होंठ फड़कने लगे और 2 बूंदें आंखों से नीचे बह आईं। वो किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने फिर पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाते हुए बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। माँ ने उसका हाथ रोका तो पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी यहाँ से निकाल कर बाहर करूँगी तो उसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 60-70 रुपये थे, वे सब उसने ले लिए हैं। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैं अभी उससे तेरी माँ के रुपए ले लूँगी, तू चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोढ़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में रोटी दे दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थीं और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई थीं। दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वो मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निकलती रही, उसी तरह जैसे रोज़ दफ्तर में बैठकर कागज़ों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी प्लेट में डाल दी तो वह थोड़ा चौंक गई। नहीं, और नहीं चाहिए, कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा दिया जैसे रोटी अभी प्लेट में पहुंची ना हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वो उससे बोली, नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला न रहे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही और कहना कि थोड़ी देर में ऊपर हो जाए। उसका सर फिर रूखा हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ में ना आता हो। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई। रात को काफ़ी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात की थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया भी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वे उसे बताती रही कि उसकी सौत ने किसी संत से वशीकरण ले रखा है, तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वो जिस ज्योतिषी से पूछने गई थी उसने बताया था कि अभी 7 साल तक वो वशीकरण नहीं टूट सकता, मगर उसने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का जूठा खाएंगे और उनके उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। वो उसी दिन की आस पर जी रही थी। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रहकर ये बात कौन जाती थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गया है, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई थी। वो हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वो भूल गई थी काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता कि वो एक बच्चे के कोमल रोयों को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के बालों से खेलती रहती थीं और बार बार उसके होंठ उसके शरीर के हर धड़कते भाग पर झुक जाते थे। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में ना जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। रोज डाक से कितनी कितनी चिट्ठियाँ आती थीं, मगर सारी डाक हेडमिस्ट्रेस के नाम की ही होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम से कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। वो इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी एक शॉल भेजने को उसने कहा था। सुशील कहीं इसीलिए तो नाराज़ नहीं था कि वो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं भेज पाई थी। काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनींदी आँखें, इन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था
काशी बरामदे के पास पहुंच गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वो गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और जाकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वो वहाँ उसके पास सो रहेगी। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुला निखरा आकाश दिखाई दिया था। हवा का जरा सा झोंका आता तो चीड़ों और देवदारों की पंक्तियां तरह तरह की नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगतीं। पत्तों और टहनियों पर से फिसल कर आती हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती। कुछ देर वो खिड़की की सिल पर सिर रखे चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मुन जाती तो खिड़की की सिल सुशील की छाती का रूप ले लेती। उसे महसूस होता कि हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही है, चीड़ों, देवदारों के जंगल और रावी के पानी के उस तरफ। जब वो खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छनकर आती चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा साथ की चारपाई पर सोई कुंती के चेहरे पर पड़ रहा था। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसके पतले पतले होंठ आम की लाल लाल नन्ही पत्तियों की तरह खुले थे और उसे पास से देखने के लिए वो कोहनियों के बल उसकी चारपाई पर झुक गई। फिर सहसा उसने उसे चूम लिया। कुंती सोई सोई एक बार सिहर गई। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छाने लगी तो वो गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक गुस्से की झुरझुरी उठी। उसने अच्छी तरह अपने को कंबलों में लपेट कर उस आवाज़ को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वो आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। 2 दिन बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह रहकर लगता था कि किसी भी क्षण वो अपने पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वो आदमी शक्ल से ही कमीना नजर आता था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काले होंठ और खूंखार जानवर जैसी चुभती आंखें देखकर लगता था कि उस आदमी को ऐसी शक्ल के लिए ही उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो वो कई दिनों से टाल रही थी उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए। उस दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली। स्टेनो से और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन देने के लिए कहकर क्वार्टर में चली आई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर नाइफ से धीरे धीरे लिफाफा खोला, जैसे उसे चोट ना पहुंचाना चाहती हो। चिट्ठी दफ्तर के कागज़ पर बहुत जल्दी जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति उत्सुकता के साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी ही एक जगह उम्मी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है, सभी ने रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो उम्मी की शॉल जल्दी भेज दे। अब उम्मी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। अंत में उसने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए लिखा। मधुर आलिंगन तथा अनेकानेक चुंबनों के साथ चिट्ठी समाप्त हुई थी। मनोरमा काफ़ी देर चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ। ऐसे लगा था जैसे वो एक चश्मे से पानी पीने के लिए झुकी हो और उसके होंठ गीले रेत से छूकर रह गए हों। चिट्ठी उसने ड्रॉर में डाल दी और दफ्तर में लौट गई। रात को खाना खाने के बाद वो चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वो देर तक कागज़ को नाखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ पंक्तियाँ लिखीं। पढ़ने पर उसे लगा कि वो चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं जो वो दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेट कराया करती है। चिट्ठी में बस बात इतनी ही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि वो शॉल और कोट का कपड़ा अभी तक नहीं भेज पाई। जल्दी वो ये दोनों चीज़ें भेज देगी और अंत में उसकी तरफ से भी मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबन। रात को बहुत देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वो 40-50 रुपये महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे, काशी से काम छुड़ाकर रोटी खुद बनाया करे। ज़्यादा खर्च तो काशी की वजह से ही होता था। वो चीज़ें मांग कर भी ले जाती थी और चुरा कर भी। मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती। ऐसे मौक़ों पर या तो वो दूध डबल रोटी खाकर रह जाती थी या कुछ भी छौंक भून कर पेट भर लेती थी। अगले दिन से उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियाँ कर दी। काशी से कह दिया कि वो दूध सिर्फ चाय के लिए ही लिया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे। बिस्कुट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। 2 बार क्लास में पढ़ाते हुए उसे चक्कर आ गया।
मगर उसने अपना हट नहीं छोड़ा। उसे महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए 40 रुपये अलग निकाल कर रख दिए। रुपए रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील उसके सामने खड़ा हो और वो उसे चिढ़ाना चाहती हो कि देख लो, इस तरह की बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे भी कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वो बात बेबात हर एक पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वो आईने के सामने खड़ी हुई तो कुछ चौंक गई। उसे लगा कि उसके चेहरे का रंग काफ़ी पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हुआ और वो 12 बजे से पहले उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ गई है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियाँ लगी थीं और वह ओट करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसे चोटी से पकड़ लिया। चोटी, उसने चिल्लाकर कहा, मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती? कमजात, जा अभी निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुँह गिरने को हुई मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई। पल भर वो दर्द से आंखें मूंदे रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मुंह से उससे कुछ नहीं कहा गया। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद तूने इस कंपाउंड में कदम भी रखा तो। और वो हटकर वहाँ से आने लगी। काशी ने बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफ़ी दे दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरते हुए टुकड़ों की आवाज़ ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होंठ काटा और दंदनाती हुई वहाँ से निकल गई। कमरे में आकर उसने माथे पर बाम लगाया और सिर मुंह लपेट कर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुशील की चिट्ठी मिली। उसमें वही सब बातें थीं। उम्मी की सगाई हो गई थी। पिछले इतवार वे लोग उस लड़के के साथ पिकनिक पर गए थे। उम्मी ने एक कोने में कुछ पंक्तियां लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ ये भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। पिकनिक के दिन तो उन्होंने उसे बहुत मिस किया। चिट्ठी पढ़ने के बाद बड़े राउंड पर घूमने निकल गई। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो झुंझलाहट काशी पर है, अपने पर या सुशील पर। न जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से कहीं ज़्यादा हैं और वे गोल सड़क ना जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार उसे थककर पत्थरों पर बैठना पड़ा। घर में 1-1.5 फरलांग पहले उसकी चप्पल टूट गई। वो रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। उसे लगा न जाने कब से वो घिसटती हुई उस गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी न जाने कब तक उसे इसी तरह चलते रहना है। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताज़ा हुआ आई। काशी के क्वार्टर में फिर खामोशी छाई थी। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस बड़े कंपाउंड में उस समय वो बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज़ दी। कुंती लालटेन लिए अपने क्वार्टर से बाहर आई। तेरी माँ कहाँ है? मनोरमा ने पूछा। अंदर है। कुंती ने एक बार फिर अंदर की तरफ देखा। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बैठी है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफ़ी खस्ता हालत में है। दरवाजे का चौखट काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है जिससे दरवाज़ा निकल कर बाहर आ जाने को था। रोज़ वह उस क्वार्टर के सामने कई बार गुजरती थी। रोज़ ही उस दरवाजे को देखती थी मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर नहीं रुका था। इस क्वार्टर में काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है, कहकर वो जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही उठकर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया मगर उससे कोई बात नहीं की। क्वार्टर की दीवारें पीली पड़कर अब स्याह होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिर आने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे जो आपस में मिलकर एक बड़े से चंदोवे का रूप लिए थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वो इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे। वही पानी जैसी दाल थी जो एक दिन कुंती ने उसके लिए बनाई थी और अलग अलग सूरतों वाली खुश्क रोटियां। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का जो करीब 4 साल का था लोई में लिपटा एक कोने में लेटा था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थीं। परसू को क्या हुआ? बीमार है? मनोरमा ने बिना काशी की तरफ देखे जैसे दीवार से पूछा और बच्चे के पास चली गई। परसू अपने पैर के अंगूठे की सीध में देखने लगा। इसे सूखा हो गया है, काशी ने धीरे से कहा।
मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। डॉक्टर को दिखाया? उसने पूछा। दिखाया था, काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए हैं, 2-2 रुपए का एक टीका आता है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। लगवाई नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गईं। जितने रुपए थे वे सब तो वो निकाल कर ले गया था। मैं इसे कांसे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहला दिया और बाहर चल दी। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी। वो रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफ़ेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर वो धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। ठक ठक की आवाज़, अकेला बरामदा, कमरे में जो चीज़ें वो बिखरी छोड़ गई थी वो अब करीने से रखी थीं। बीच की मेज़ पर रोटी की ट्रे ढककर रख दी गई थी। केटली में पानी भरकर स्टोव पर रख दिया गया था। कोट उतार कर शॉल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैरों की आवाज़ सुनी। काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। क्या बात है? मनोरमा ने रूखी आवाज़ में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी हुई आवाज़ में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहें तो पहले चाय बना दूँ? मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और आंखें हटा लीं। काशी ने कमरे में आकर प्लग का बटन दबा दिया। पानी आवाज़ करने लगा। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, मगर तेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें बात कभी छूती ही नहीं। बच्चे सूखी दाल रोटी खाकर रहते हैं और माँ को खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। काशी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों को पालना ना होता तो मैं आज आपको जीती नजर ना आती, उसने कहा। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, वो सूखे से पड़ा है। अब दूसरा भी उसी तरह आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से ढकेल दिया। चाय के घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिहरनें भर गईं। वो पल भर चुप रह के काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इस पर विश्वास ही नहीं आ रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसमें नई ब्याहता का सा संकोच भी था और एक हताश झुंझलाहट भी। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अयोध्या उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा कि उसकी बाहें ठंडी होती जा रही हैं। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। काशी बाहर से लौट आई। रोटी कब खाएंगी? उसने पूछा, मगर मनोरमा ने जवाब देने की जगह उससे पूछ लिया। डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे 20 रुपये दे रही हूँ, मनोरमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कल जाकर टीके ले आना। उसने ट्रंक से अपना बटुआ निकाला और 20 रुपये निकाल कर मेज पर रख दिए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों हो गई हैं। उसने बाहों को अच्छी तरह अपने में सिकोड़ लिया। खाना खाने के बाद वो देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। वो ठीक से नहीं समझ पा रही थी कि वो सिहरन क्या है और क्यों शरीर के हर रोम में उसका अनुभव हो रहा है। जैसे उस सिहरन का संबंध किसी बाहरी चीज़ से ना होकर उसके अपने आप से ही था। जैसे उसी की वजह से उसे अपने आप बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा बहुत तेज थी और देवदार का जंगल जैसे सिर धुनता हुआ करा रहा था। हुआ हुआ हुआ। हवा के झोंके उमड़ती लहरों की तरह शरीर को घेर लेते थे और शरीर उनमें बेबस सा हो जाता था। उसने शॉल को कसकर बाहों में लपेट लिया। लोहे का गेट हवा के धक्के खाता हुआ आवाज़ कर रहा था। पल भर के लिए उसकी आंखें मूंद गईं। उसे लगा कि अयोध्या अपने साह होंठ खोले उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और लोहे का गेट चीरता हुआ धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सिहर कर आंखें खोल ली और अपने माथे को छुआ। माथा बर्फ़ की तरह ठंडा था। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उठते हुए शॉल कंधे से उतर गया और साड़ी का पल्ला हवा में फड़फड़ाने लगा। बालों की कई लटें उड़कर सामने आ गईं और उसके माथे को सहलाने लगीं। कुंती, उसने कमज़ोर स्वर में आवाज़ दी। आवाज़ हवा के समंदर में कागज़ की नाव की तरह डूब गई। कुंती, उसने फिर आवाज़ दी। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दे, आज वो यहीं सो रहेगी।
कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वो किस हद तक काशी और उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का पास होना उसके लिए कितना ज़रूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगा कर भेज देती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दे, जगा कर भेजने की ज़रूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी हो जिसे वो अंदर आने से रोकना चाहती है। वो अपने में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रजाई ओढ़कर वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत की कड़ियों पर से फिसलने लगीं। वो आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर था कि आंखें बंद करते ही अयोध्या के मुस्कुराते हुए स्याह होंठ फिर सामने आ जाएंगे। वो अपना ध्यान बटाने के लिए सोचने लगी कि सुबह सुशील की चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे कि यहाँ अकेली रहकर उसे डर लगता है और वो उसके पास चली आना चाहती है, और भी जो इतना कुछ वो महसूस करती है, क्या वो सब उसे लिख पाएगी? लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसे अपने आप इतना खाली खाली क्यों लगता है और वो अपने इस अभाव को भरने के लिए उससे क्या चाहती है? माथे पर आई लटें उसने हटाई नहीं थीं। वो हल्का हल्का स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वो महसूस करने लगी कि साथ की ही चारपाई पे एक नन्हा सा बच्चा सोया है। उसके नन्हे नन्हे होंठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के नरम बाल उड़कर मुंह पर आ रहे हैं। वो कोहनी के बल होकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई। अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश जी की लिखी कहानी सुहागिनें।